नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि ये सभी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज़ उठाती रहती हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वह गौशाला का निर्माण करा रही है, और सपा को सुगंध पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इत्र बनाते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है और ये सभी सनातन विरोधी हैं। अगर हिंदुस्तान में रहकर कोई सनातन का विरोध करता है तो उसे हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। उसे वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां सनातन का अपमान हो सके। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहां मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उसी विधायक ने कुंभ के विरोध में भी कहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है, जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने शासन की मंशा और पारदर्शिता का एक उदाहरण, उन्होंने कहा कि ये एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्षों में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज के दिन किसी भी युवा को शासकीय नौकरी प्राप्त होना उसके सपनों को एक नई उड़ान देने जैसा है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन की द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते और एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज यहां पर हम लोगों ने आयुर्वेद से, होम्योपैथ से जुड़े हुए और आयुष के अन्य विधाओं से जुड़े हुए नियुक्ति पत्र, जिसमें 163 आयुर्वेद के चिकित्साधिकारियों के, 3 इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, 19 प्रोफेसर और होम्योपैथ के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर
इनको नियुक्ति पत्र एक और हम वितरित कर रहे हैं और 296 FSL लैब के जो टेक्निकल स्टाफ है इन सबको यह नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमतापूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने संभल एसडीएम के बयान पर कहा कि जनमानस को तकलीफ न देते हुए अपने त्योहारों को मनाएं। जितने भी आलिम और मौलाना हैं वे सभी कहते हैं कि नमाज मस्जिद में कबूल होती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की, ये हमको नहीं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता अतिशी ने कहा कि दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में आज कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। जब आप पार्टी ने इस विषय को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया था तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उसे खारिज कर दिया। कह दिया था कि दिल्ली विधानसभा में कानून व्यवस्था में चर्चा ही नहीं होगी। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, अतिशी मालेना ने कहा कि ऐसा लगता है कि विजेंद्र गुप्ता बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की विफलताओं को छिपाना चाहते हैं। दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चाहे महिलाओं के साथ अपराध हो, बलात्कार हो, गैंगवॉर हो, गोलियां चलना हो, ड्रग्स बिकना हो, फिरौती की कॉल्स हो, आज दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दों को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने उसको खारिज कर दिया। कह दिया कि दिल्ली विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा ही नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? दिल्ली में गोलियां चलेंगी, बलात्कार होगा, फिरौती की कॉल्स आएंगी, किडनैपिंग होगी और दिल्ली विधानसभा जो दिल्ली के लोगों के प्रतिनिधि हैं उस पर बात ही नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के पूरे फेलियर को छुपाना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि यह उनका अपना बयान है। हमें संविधान पसंद है और संविधान पूरी तरह से लागू हो, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये उनका अपना बयान है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। हमें संविधान पसंद है और संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अलविदा की नमाज में लोग देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए नमाज पढ़ते हैं। यह अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है। किसी भी धर्म पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। देखिए, ये अलविदा का नमाज है जिसमें इस देश में अमन, चैन, भाईचारा और आपसदारी के लिए लोग नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से, परमात्मा से, अल्लाह ताला से। और ये अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है। हमेशा ईद रहा है त्योहार,
और अलविदा की नमाज होती रही है। तो किसी तरह से पाबंदी लगाना मैं समझता हूं जो हमारे संविधान के प्रेम्बिल में है, जिसको देशवासियों ने 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है सारे जो अधिकार हैं सामान्य देशवासियों के लिए, उसी में ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, अपने धर्म के अनुसार उपासना का अधिकार, ये तमाम है। तो किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूं ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है कोई नई नहीं है, ये तो सदियों से त्योहार मनाया जाता है, अलविदा की नमाज होता है। तो उस पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाना ये संविधान के प्रेम्बिल में जिसमें है उपासना के अधिकार में, उस पर उचित नहीं है। एएसपी संभल श्रीश चंद्र ने कहा कि छतों पर नमाज अदा करने से इसलिए रोका गया है क्योंकि छत पर भीड़ जमा होने से किसी दुर्घटना की संभावना है। सड़कों पर नमाज को इसलिए रोका गया है क्योंकि भारी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठे हो जाते, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था। साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध होते हैं। एक लंबे समय तक लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, दुर्घटना घटित हो सकती थी। अतः रोड पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। सर, पूर्व में भी देखा गया है कि सड़कों पर नमाज होती थी, तो सर इन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए मद्देनजर भी कोई कदम उठाया गया है? बिल्कुल, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूर्व की भांति धार्मिक स्थलों पर ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें, उसके परिसर में नमाज अदा करें। और रोड पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत नहीं है और साथ ही दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए इसे रोका गया है। सर, कल अलविदा का जुम्मा है, क्या सिक्योरिटी व्यवस्था है? जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू है और इसमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ सुनिश्चित किया जाएगा कहीं भी अशांति न हो, पूरी तरह शांति रहेगी। सर, लोग सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैला रहे हैं कि ये नमाज रोका जा रहा है। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया में इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसा पाए जाने पर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि जब मैं आम चुनावों के बाद पहली बार वायनाड आई थी तब मुंडकई और चूरलमाला में बाढ़ आई हुई थी। उस समय लोगों द्वारा झेली जा रही तबाही के बीच मैंने देखा कि कैसे हर कोई एक साथ काम कर रहा था। When I first came to Wayanad after the elections, ഞാൻ ഇലക്ഷന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വയനാട് എത്തിയപ്പോൾ, I'm talking about the general elections last year. It was during the disaster and the flooding in Churalmala and in Mundakai. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ മുണ്ടകൈ ചൂരൽമല ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. At that time, in the middle of the devastation and the pain and suffering that everybody was facing, I noticed one thing. ആ ദുരന്തത്തിനിടയിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചതിന്റെ ഇടയിലും നമ്മുടെ ജനങ്ങളെല്ലാം വലിയ വിഷമത്തിലും അവർ വേദനയിലും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. I noticed how beautifully everybody was working together to help the victims of that disaster. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा कि यह जो हमला हुआ वह उसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन एक दलित नेता हैं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो इन सभी करनी सेना के अपराधियों को जेल भेजा जाए। हम ये कहना चाहते हैं जो दलित सांसद जिस पे करनी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। रामजीलाल सुमन के घर पे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या इसमें दलित एंगल जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि दलित हैं, इस वजह से उनके घर पर हमला हुआ? ये राष्ट्रीय जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि वो किस उसको बिलोंग करते हैं। तो एक दलित नेता है, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करनी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं, इनको जेल में। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बुधवार को दिन दहाड़े थाने से लगभग 100 से 125 मीटर की दूरी पर बीजेपी के ग्रामीण जिला के महामंत्री अनिल टाइगर महतो को अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। यह पहली घटना नहीं है। रांची और झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा यह हत्याएं हो रही हैं। हेमंत सरकार के कार्यकाल में अपराधियों का तांडव बढ़ा है, उन्होंने कहा है। कांके चौक पर दिन दहाड़े थाना से 100-125 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला के महामंत्री अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है। रांची में या झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही हैं। और कल की जो घटना है, हम सब देख करके शॉक्ड हैं कि अपराधियों ने अनिल जी की हत्या की और रांची जिला पुलिस प्रशासन उनकी चरित्र को हत्या कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लाहौरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को डाइल्यूट करना। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। हमें जानकारी जो मिली है कि अपराधी को जिसे पकड़ा है तो पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा, और जैसे पुलिस बता रही है कि मानो वो इनाम और प्रमोशन के लिए दिखा रहे कि भाई पुलिस ने पकड़े। इससे और भद्दा मजाक क्या हो सकता है। यानी पुलिस को कोई गंभीर नहीं है कि अपराध कैसे रोके और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है राज्य में। एक यहाँ डीजी पुलिस है और एक डीजी नहीं, उन्हीं के ऊपर सीआईडी के भी डीजी हैं, एसीबी के भी डीजी हैं। अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वही है, सब काम कर रही। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट। वहीं बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हर दिन लूट, डकैती और हत्या की घटनाएं झारखंड में हो रही है। यह जंगल राज है। उन्होंने झारखंड को जंगल राज कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। भाजपा ने कार्यकर्ता भी है, जनता भी समर्थन दे दिया है। कैसे? ये तो अपराधी का राज चल रहा है ना। आज तक कानून बोल के चीज खत्म हुई है, जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ है ही नहीं है। यहाँ ये
पार्टी भी आह्वान किया है और जनता भी समर्थन दे दिया। सरकार उनका सुनने वाले नहीं है। अब जनता रोड पर आ गया है। हर दिन लूट डकैती हत्या ये आम बात हो गया। ये जंगल राज है या कानून बोल के कोई चीज नहीं है। फिर साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।